ओके ठीक है भाई, एक बार बस फिर से, एक बार फिर से तीनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर जो ट्रिक है वो आप जानते हो, ये पाई अपॉन 14 और 13 पाई अपॉन 14 का कोई ना कोई दोस्ती है, ठीक है। तो वो वाली दोस्ती का कहीं ना कहीं में फायदा उठाना है। सो यहां पर इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉस ऑफ 5 थीटा, कॉस रेस टू द पावर 5 थीटा नहीं है, कॉस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ थीटा है, थीटा को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको अगर एक्सपैंड करके कुछ ऐसा लिखा जा रहा है तो एबीसीडी के सम की वैल्यू चाहिए। और तीसरे वाले में आपको अल्फा का डोमेन निकालना है, अगर साइन 3 अल्फा अपन कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है तो, ठीक है। ओके अब शुरू करते हैं एक वार्म अप क्वेश्चन। ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पिछले के पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उससे शुरू करेंगे। देखने में लगता है कि एक टफ क्वेश्चन है, और वैसे तो सारे के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं पर होते नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी उनमें से ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो देखने में तो टफ लगता है लेकिन है नहीं। ये है आपका जेईई 2019 का क्वेश्चन, जेईई 2019 जनवरी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक कहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बोल रहा था कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, बहुत कम ही ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन केवल सिंगल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आएगा। इवन दो वी टॉक अबाउट जेईई मींस, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स कर देते हैं, किसी दूसरे चैप्टर में मिक्स कर देते हैं। और यहां पर उस क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को जिस चैप्टर के क्वेश्चन से मिक्स किया गया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिला करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ओके ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन किस चीज की वैल्यू निकालनी है भाई? अल्फा रेस टू द पावर 12 बीटा रेस टू द पावर 12 का सम डिवाइडेड बाय अल्फा पावर -12 बीटा पावर -12 एंड अल्फा माइनस बीटा पावर 24। लेकिन अल्फा बीटा कौन है? रूट्स हैं, रूट्स है मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो शुरू करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना। यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सभी लोग लिख लो भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, मैं साइन थीटा की जगह केवल एस लिख रहा हूं, प्लस एक्स टाइम्स ऑफ साइन माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई एक और क्रिटिकल चीज गिवन है, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और एग्जैक्टली 0 के बराबर भी नहीं है और एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया तो शगुन के लिए, शगुन के लिए केवल आपको दिख रहा है नीचे कहीं ना कहीं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस चीज की वैल्यू फाइंड कर रही है उसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और जो चीज की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें कहीं ना कहीं अल्फा बीटा दिख रहा है मुझे। तो यहां पर कौन सी दो चीज निकाल के रख लें भाई? यहां से यहां पे कौन सी दो चीज निकाल के रख लें, काम आएगी, भविष्य में काम आएगी। कौन सी दो चीजें भविष्य में काम आएगी? अल्फा बीटा के बीच में रिलेशंस काम आएंगे भाई। वो रिलेशंस कौन से हैं? अल्फा और बीटा के बीच में संबंध क्या है? सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अच्छा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू क्या है निखिल बेटा? तरुण बोल बेटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है? -2 साइन, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों चीजें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चल गई। अब जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है अल्फा रेस टू द पावर 12 प्लस बीटा रेस टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू द पावर 12, नॉट एग्जैक्टली प्लस 12। पहले तो ये वाली चीज कुछ ऐसे गिवन है, अल्फा रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12, अल्फा रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12 प्लस बीटा रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12 एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में गिवन है ये वाली चीज को मल्टीप्लाई किया गया है अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 24 से। अच्छा भाई ठीक है, तो देखो तो ये ऊपर में बड़ी सी चीज जो देख के डरावनी लग रही है,
नीचे वाली ये बड़ी सी चीज जो देख के डरावनी लग रही है, ये दोनों कुछ नहीं है भाई, बच्चों का खेल है। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, अरे भैया ये पार -12 क्या बनेगा, 1/α²। हाँ 1/α⁴ प्लस 1/β⁴ अरे एलसीएम लोगे तो क्या होगा भाई, देखो ऊपर में α⁴ ठीक है अथर, प्लस β⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे में कुछ ऐसा बनने वाला है क्या अथर, फिर से α⁴ β⁴ डिवाइडेड बाय α⁴ मल्टीप्लाइड बाय β⁴, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसको मैंने, इसका रेसिप्रोकल लेके मैंने ले लिया एलसीएम, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अल्फा माइनस बीटा रेज टू द पावर 24 को डिस्टर्ब नहीं किया। आप बोलोगे सर इसको उड़ा दें क्या, बिल्कुल उड़ा दोगे, जितना छोटा कर लो अल्फा बीटा को उतना अच्छा है। अच्छा अभी पिक्चर फिर से मैं बोलूंगा पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है, तो पिक्चर में बचा क्या है भाई, ऊपर बचा है अल्फा का पावर 12 बीटा का पावर 12। अरे ये ऊपर में अल्फा का पावर 12 बीटा का पावर 12 कैसे आ गया, कोई लगाएगा क्या दिमाग, ऊपर में अल्फा रेज टू द पावर 12 बीटा रेज टू द पावर 12 कैसे आ गया, वो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला ऊपर चढ़ गया है, और नीचे में कौन है, अल्फा माइनस बीटा का पावर 24, ये है नीचे में। अच्छा भाई ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो ऊपर वाले को तो आप अल्फा बीटा का पावर 12 सिंपली लिख सकते हो, ऊपर वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाले को क्या करें, अल्फा माइनस बीटा तो मुझे पता नहीं है, मुझे अल्फा बीटा के बारे में एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो नीचे वाले अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा तक कैसे पहुंचाएं भाई, क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फंस जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए क्या करें, कोई उपाय, रैशनलाइज नहीं करना है, उसके बिना काम चल जाएगा भाई। अरे 12 की दोस्ती देखो भाई, ऊपर में 12 है, नीचे में अगर 12 बनाने की कोशिश की आपने तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पार्ट 12, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था, ठीक है। अब बस वैल्यूज रखनी है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि माइनस ऑफ साइन थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड थीटा, -4 टाइम्स ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अरे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है भाई, -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बस वैल्यूज रखने की देरी है भाई। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा है, ऊपर से मैं फिर से चीटिंग कर रहा हूं भाई, ये है -2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो ऊपर है -2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा का पावर 12, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है -2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पावर 12। अरे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस 8 साइन, इसका पार्ट 12 क्या दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं। तो जो अंदर वाली चीज है उसके साथ में इसको सॉल्व कर दो और पार दोनों का 12 ले लो, ठीक है। तो जो आप साइन है उसको कैंसिल कर सकते हो, मौका है साइन को कैंसिल करने का, ऊपर वाला बच जाएगा। साइन को कैंसिल करने के बाद -2 का पावर 12, और -2 का पावर 12 कौन लिखता है भाई, शगुन के लिए लिख दो 2 रेज़ टू द पावर 12। नीचे में जब आप माइनस ऑफ साइन थीटा को कैंसिल किए होगे तो क्या हुआ होगा, साइन -8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा
और पावर 12, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है पावर 12 माइनस के साथ पावर 12, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ है। वो 8 sin theta plus 8 आएगा। हाँ सर। प्लस, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऊपर में मैंने वैसे तो Signs are changed. साइंस आर चेंज, बट हाँ दैट डजंट मेक अ सर डिफरेंस। sin plus 8 आएगा कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। ओके ओके हाँ ठीक है, Minus common ले है ना. ओके 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 फाइन ये फाइन, सिर्फ 8 दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर, वो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इवन पावर है। तो सिंपली मैं साइन थीटा से ऊपर नीचे कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके भाई, सो ऐसा मान लो कि ऊपर से साइन थीटा से कैंसिल कर दिया और -2 का पावर 12 ले लिया, तो 2 का पावर 12 बन गया और साइन थीटा कैंसिल होने के बाद साइन प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन प्लस 8 हो जाएगा। साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा केवल +8। हाँ ऐसा कोई आंसर फर्स्ट वाला था शायद, 2 पावर 12 साइन प्लस 8, हाँ ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे, चलो। यस सर। तो कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा मिक्स था, कॉन्सेप्ट्स आपको पता थे, अगर आपके जेईई मेंस में आएगा तो आप भी कर लोगे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म करते हैं, सेकंड। हाँ भाई, सो मॉड्यूल के होमवर्क एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टीपीपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस के हो जाने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे नहीं, पार्ट पार्ट में। टीपीपी का फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, इस तरह से टीपीपी को सॉल्व करेंगे। ओके, सो let us start from the last question of homework exercise, ठीक है। अब देखो, बीच बीच में मैं फॉर्मूले पूछते रहूंगा तो आप आंसर करते रहना, यहां से हमारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन। फिर से देखने में हर क्वेश्चन डरावना लगता है जब तक उसके पहले वाले स्टेप को आप ना पहचान जाओ, और इस क्वेश्चन का पहला वाला स्टेप चीख चीख के हमसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो सभी पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर पहला वाला स्टेप क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ओके चलो, काफी आसान आसान सी चीजें मैं पूछूंगा, धीरे धीरे करके आंसर देना है, आसान होगा वो, ठीक है। चलो, यहां पर मैं अगर पूछूं व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अक्षता बेटा व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos theta. cos थीटा होगा, बिल्कुल सही, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ, यहां पर मैं लिख लेता हूं x। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, जब 90 प्लस थीटा लिखते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और π/2 के ऑड मल्टीपल पे साइन कोसाइन में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको cos ऑफ x लिख लिया। अच्छा फाइन, दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस x, अगर मैं पूछूं मधुरा बेटा, cos ऑफ पाई माइनस x क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है। पाई के मल्टीपल में cos साइन में चेंज होता है या cos में ही रह जाता है? मधुरा, पाई के मल्टीपल में cos साइन में चेंज होता है, cos में ही रह जाता है? माइनस cos x. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके लिए नेगेटिव ले लिया। पाई के टर्म्स में, पाई के मल्टीपल में cos ही रह जाता है, तो माइनस ऑफ cos x ले लिया, और पहले से एक नेगेटिव साइन था, ये वाला पहले से एक नेगेटिव साइन था, तो ये वाले नेगेटिव साइन की वजह से एक पॉजिटिव बना लिया। अच्छा भाई ठीक है, यहां तक तो चमका, यहां तक तो मुझे भी चमक गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं भाई। तरुण बोल तो बेटा,
टर्म बोल तो 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा साइन के लिए क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो नहीं पड़ेगा। मतलब तो पॉजिटिव। साइन, हाँ मतलब पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है। तो साइन मल्टीपल ऑफ पाई पे कैसे चेंज होता है, साइन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या रह जाता है, साइन ही रह जाता, साइन ही रह जाता है। तो सिंपली साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। अभी मुझे एलएचएस के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं साइन 40, अरे साइन 40 एंगल तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, और साइन 40 एंगल किसी को पता भी नहीं है भाई। साइन ऑफ 40 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पता, पार मुझे दिख रहा है, पार है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 3x। अच्छा भाई, तो अब देखो तो एलएचएस आरएचएस पे खेलते हैं, एलएचएस आरएचएस पे खेलते हैं। एलएचएस आरएचएस पे खेलेंगे तो ये है साइन ऑफ 40 डिग्रीज का पार tan ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 1। अरे भैया, एक कांस्टेंट नंबर साइन ऑफ 40 डिग्रीज कुछ तो देगा भाई, कोई तो नंबर देगा ना भाई। मान लेते, अरे वो नंबर पॉजिटिव होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन को किसी ने नेगेटिव किया है आज तक, नहीं किया। अरे 1 होता है क्या, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो सकती है भाई, मुझे नहीं पता, पर 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैं साइन 40 की सिंपली वैल्यू लिखता हूं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मैं केवल लिख रहा हूं 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा भाई, 0 पॉइंट समथिंग का एक पार ले रहा हूं मैं, 0 पॉइंट समथिंग का एक पार ले लिया, tan ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 3x, और इसकी वैल्यू 1 है। मजे की बात भाई, अगर कुछ ऐसा केस बन रहा है, अगर कोई ऐसा केस है, तो स्वामिनी तेरे को समझ में आया क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर का पार अगर किया और आउटपुट 1 आ जा रहा है, तो 1 आउटपुट कैसे आ सकता है, आउटपुट में 1 कैसे आ सकता है भाई स्वामिनी, एनी पॉजिटिव नंबर रेज टू द पावर समथिंग इज गिविंग आउटपुट एज 1, ऐसा कब हो सकता है, नहीं चमका क्वेश्चन। बीच में मेरा वीडियो लैग हुआ था, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा tan x plus tan 3x will be 0 then. हाँ, tan x plus tan 3x will be 0। किसने बोला, समझने ने बोला क्या, Yes sir. हाँ बिल्कुल सही है समझने, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर का जब पार करोगे 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 गिव्स आउटपुट एज 1। या तो 1 का कोई भी पार करो, पर अंदर में रखी हुई चीज या अंदर में रखा हुआ खाना भी 1 नहीं है, तो अगर 1 होता तो उसका कोई भी पावर करते तो 1 आ जाता। अरे 1 नहीं है अंदर में, तो कोई पॉजिटिव नंबर है, उसका तो पावर 0 ही होना चाहिए जब 1 आउटपुट आना चाहिए। और इसका मतलब, अरे ये कांस्टेंट है, ये x को नहीं खा रहा है, तो x जहां से आने वाला है वो 0 होने वाला है। इसका मतलब आपसे एक्चुअली वो क्वेश्चन केवल इतना पूछ रहा है कि tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 3x की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों महारथी अपना सम 0 दे देंगे, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सुज्ञान से, सुज्ञान इसको tan के फॉर्म में सॉल्व करना है या साइन और कोसाइन के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो साइन और कोसाइन, हाँ साइन और कोसाइन। याद करो जब मैं tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, याद करो एनसीईआरटी में भी जब tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला डिराइव कर रहा था जो आता है n पाई प्लस अल्फा, तब भी मैंने क्या किया था, तब भी tan को साइन और कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसलिए अब ये स्टेप्स याद रखो भाई, अगर एग्जाम में आए, ये क्रिटिकल चीज है कि जब tan का सम आता है, एक tan के पास भी वेरिएबल x है, दूसरे वाले tan के पास भी वेरिएबल x है, तो tan पे नहीं खेलते हम, तो हम खेलते किस पे हैं भाई, तो हम साइन और कोसाइन पे खेलते हैं। कैसे खेलते हैं साइन और कोसाइन पे, अरे कन्वर्ट कर लो भैया, tan ऑफ x को कन्वर्ट करो, tan ऑफ x को कन्वर्ट करो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ x में, प्लस tan 3x को कन्वर्ट करो साइन 3x डिवाइडेड बाय कोसाइन 3x में, डिवाइडेड बाय कोसाइन 3x में, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख दो 0 के बराबर। अच्छा, आप बोलोगे सर एलसीएम लेके खेल सकते हैं क्या, बस वो प्रूफ याद रखो,
वो प्रूफ जो मैंने कराया था tan x इज इक्वल टू tan y वाला, या y मैंने जबरदस्ती बोला था आप y के टर्म्स में मत याद रखो, एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि y हम मोस्टली आउटपुट के लिए लेते हैं और वहां पर आउटपुट नहीं था। तो मैंने शायद प्रूफ कराया था कॉपी में आपकी tan of x इज इक्वल टू tan of alpha का फॉर्म, ठीक है। तो tan of x इज इक्वल टू tan of alpha का फॉर्म जब प्रूफ कराया था तो उसमें sin x अपॉन कोसाइन x और sin alpha अपॉन कोसाइन अल्फा लेके सॉल्व किया था। बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है, ये भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है। अच्छा भाई, तो देखो, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम मैं ऐसा करूंगा, साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ 3x प्लस कोसाइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय this thing divided by cos of x into cos of, ये डॉट प्रोडक्ट तुम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन है बेटा, यहां पर कोई डॉट क्रॉस नहीं होता, ओके। ये है cos of x मल्टीप्लाइड बाय cos of 3x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने ऐसा लिखा, वहां पर जो गलती की थी वो गलती मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं, पर मैं चेक करना चाहता हूं कि आप मेरी गलती पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर अगर ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा है तो 0 करने वाला कौन होता है भाई? इसको 0 कैसे हुआ होगा? इसका न्यूमरेटर किया होगा। और जो न्यूमरेटर है, मजे की बात, जो न्यूमरेटर है मेरा, समझ में आया? तू ही बता दे तो बेटा, ये sin x cos 3x प्लस cos x sin 3x, इसको मिला करके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे लिख लेंगे बेटा? sin a cos b plus cos a I sin b. did not understand. I'm explaining it. Okay, I'm saying that I have a term of sin of x and cos of some other angle. Let the other angle be b. So this is of the form of sin of x or sin of a cos of b plus cos of a sin of b. When I want the number of solutions or when I want general solutions, I'll try converting the whole trigonometric terms. Okay? Suppose there are n number of trigonometric terms, I shall try converting this n number of trigonometric terms to a single trigonometric term. So what formula shall I apply over here for converting this numerator to a single trigonometric term? I want to reduce this formula. I want to reduce this numerator to a single trigonometric term. क्या करना पड़ेगा भाई? साइन ऑफ ए प्लस बी, Sin of x साइन ऑफ plus ए प्लस बी। अरे छोटू है, बड़ा है, छोटा कर दो उसको, छोटा कर दो, तभी निकलेगा सॉल्यूशन। तो ये है, कुछ नहीं है भाई, ये है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म सिंपल है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म है, अच्छा, दिस थिंग डिवाइडेड बाय कोसाइन। आप बोलोगे सर ये तो न्यूमरेटर की वजह से ही 0 हो रहा है, तो चलो पहले मैं देखता हूं न्यूमरेटर कब कब 0 हो रहा है। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी इज बीइंग इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर के बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूं, ठीक है। दिस थिंग जो न्यूमरेटर था उसको 0 से इक्वेट किया, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 4x इज बीइंग इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अरे साइन थीटा 0 कब होता है? 0 एन पाई पे होता है ना, एन पाई पे भाई। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अरे बताया था भैया, एन पाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2। कॉस थीटा कब 0 होता है? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 4। ठीक है, ठीक है भाई। तो x यहां पर इससे सॉल्यूशन आया, मेरा न्यूमरेटर हो सकता है, मेरा न्यूमरेटर 0 हो सकता है जब x कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 हो। पर ये क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है, वो गलती पकड़े क्या आप? अथर डिनोमिनेटर के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि देखो मैं आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप n की अलग अलग वैल्यूज रखोगे, n की भिन्न भिन्न वैल्यूज रखोगे, तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई बाय 4 पे नीचे वाले कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जहां आपने n की वैल्यू 2 रखी, क्या हो जाएगा? ये
पाई बाय टू। Pi पाई by बाय टू को नीचे वाला कॉस खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? अरे नहीं खा No, सकता भाई, डिनोमिनेटर में नहीं खा पाएगा, पाई बाय टू पे 0 दे देगा। पाई बाय टू होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, 3 रखते हैं, 3 रखते हैं। 3 पाई बाय 4 पे कोई फर्क पड़ेगा? 3 पाई बाय 4 पे ये वाले कॉस को कोई फर्क पड़ेगा? अरे 3 पाई बाय 4 पे तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देता है, 0 नहीं देता है, बस 0 नहीं मिलना चाहिए डिनोमिनेटर में। अच्छा, दूसरे वाले कॉस को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे 9 पाई बाय 4 पहुंच रहा है भाई, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बाय 4 पे काम चल सकता है, चल सकता है काम, चल सकता है काम। अच्छा अच्छा, अब जब मैं फिर से रखूंगा 4, जब मैं फिर से रखूंगा 4, नहीं क्या क्या रख दिया, हाँ, जब मैं फिर से रखूंगा 4, तो 4 पाई अपॉन 4 मतलब पाई। अरे काम चल सकता है क्या भाई कॉस का? देखते हैं। 4 पाई अपॉन Yes, sir. 4 पे 4 पाई -1 अपॉन होगा 4 पे काम चल सकता है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई -1, कॉस ऑफ 3 पाई भी -1। अरे चल सकता है इसका तो काम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तो 4 पाई पे n की वैल्यू 4 पे काम चल सकता है, और फिर n की वैल्यू किस पे क्या रखेंगे? 5 रख के देखते हैं। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 5, एक सेकेंड, n की वैल्यू जब मैंने 4 रखी तो पाई आ जा रहा है, पाई आ जा रहा है। एंड व्हाट इज tan ऑफ पाई एंड tan ऑफ 3 पाई? ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू पाई रखो, इसका भी काम चल जा रहा है, इसका भी चल जा रहा है, इसका भी चल जा रहा है। ठीक है ठीक है, so we can substitute n equals to pi. Okay, next thing is, if I take n equals to 5, it will become 5 pi upon 4. 5 pi upon 4 पे काम चल रहा है क्या भाई? तो देखो, तो नीचे वाले कॉस का Yes, काम sir. चल जाएगा, 3 multiplied by 5 pi upon 4, 3 multiplied by 5 pi upon 4 is 15 pi upon 4, नीचे वाले कॉस का काम चल जाएगा। ठीक है, चल सकता है, तो 5 pi upon 4 भी हो सकता है। अच्छा, क्या 6 पाई अपॉन 4 हो सकता है? 6 पाई अपॉन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप 6 पाई अपॉन 4 लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2, और cos 3 पाई अपॉन 2 को खा सकता है क्या भाई? cos 3 पाई अपॉन 2 को नहीं खा सकता। तो इसको जनरलाइज करना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत रैंडम से मल्टीपल नहीं। अच्छा, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 4 ले सकते हो आप, x को मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 4 ले सकते हो, पर n क्या होना चाहिए? n 4n plus 1 4n plus 2 के फॉर्म का नहीं होना चाहिए। n does not belongs to a multiple of 4, a multiple of 4 plus 2। ठीक है, ऐसे ही आप 10 पाई अपॉन 4 नहीं ले सकते हो, ठीक है, ऐसे ही आप 14 पाई अपॉन 4 नहीं ले सकते हो, पर क्या आप 12 पाई अपॉन 4 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो भाई, 3 पाई दे देगा। ठीक है, तो एक बार चेक करो तो उन्होंने आंसर कैसे लिखा है। टू एन प्लस 1 पाई बाय 4 लिख रहे 2n plus 1 pi by 4, when you substitute n equals to 0, pi upon 4, ठीक है, when you substitute n equals to n equals to 2n plus 1 means it should be an odd multiple of pi by 4. नहीं, it can be an even multiple of pi by 4 also, it can be an even multiple of pi by 4 also, क्योंकि जब मैंने 4 रखा, pi by 4 के मल्टीपल में 4 रखा, तब भी काम चल जा रहा है। देखो तो 3 पाई अपॉन 4 काम चल रहा है, यहाँ पर रखूंगा पाई, यहाँ पर रखूंगा पाई, इसका काम चल जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 3 पाई हो जाता है -1, नहीं, हाँ, -1 काम चल जाएगा। और ऊपर रख के गड़बड़ हो सकती थी, यहां रखेंगे अगर पाई तब भी काम चल जाएगा। एक बार फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या अगर मैं x की जगह पर पाई रखूं, ठीक है, क्योंकि पाई बाय 4 के लिए एक इवन मल्टीपल मैं ले रहा हूं, n की वैल्यू 4 ले लेता हूं, n की वैल्यू जब 4 लोगे तो क्या पाई x इक्वल्स टू पाई इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x इक्वल्स टू पाई इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा RHS तो हमेशा 1 है। LHS को देख लो, साइन का पावर tan ऑफ पाई प्लस tan ऑफ 3 पाई। अरे tan ऑफ पाई क्या होता है भाई? tan ऑफ पाई क्या होता है?
अरे tan ऑफ 0 जो होता है वही tan ऑफ पाई होता है, 0 होता है। जब साइन 0 होगा तो फिर tan भी 0 हो जाएगा। अच्छा, tan ऑफ 3 पाई क्या होता है? tan ऑफ 3 पाई भी 0 होता है। तो जो आंसर दिया है वो बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है, तो इस तरह से लिख लो भाई, ठीक है। वो एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो 4k+2 के फॉर्म का हो, ठीक है, 4k+2 के फॉर्म का हो। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया कि सर कैसे सोचे कि पाई बाय 2 और सॉरी पाई बाय 2 पे सेटिस्फाई नहीं किया था, मतलब इसको पाई बाय 2 ना लिख करके आप इसको ऐसा लिखना कॉपी में, इसको ऐसा लिख लो बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 4, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 4 को सेटिस्फाई नहीं किया था, ठीक है भाई। फिर 6 पाई अपॉन 4 को सेटिस्फाई नहीं किया था, फिर 10 पाई अपॉन 4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर 14 पाई अपॉन 4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 2, 6, 10, ये सब क्या है? ये एक मल्टीपल ऑफ 4 + 2 के फॉर्म के आ जा रहे हैं, ठीक है भाई। चमका? अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हर एक बच्चे के साथ होगा, ऐसा हर एक पब्लिशर के साथ भी होता है जो बुक लिखता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है, पर आंसर्स अपने तरीके से लोग लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली n की वैल्यू रख के देखनी है कि आपको जो जो एंगल्स मिल रहे हैं, क्या आंसर के जो ऑप्शन है, जो आंसर है, उसमें भी वो एंगल्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपने 2-3 बार देखा होगा जब मैं क्लास में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं कि देखो उन्होंने आंसर कौन से फॉर्म का लिखा है, क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर्स हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है भाई, इसके ढेर सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसा उन्होंने लिखा है वो भी ये लिखे होंगे कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है, और मैं भी बोल रहा हूं कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो आप फिर इंटीग्रल वैल्यू रख के ये चेक कर लो कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। आप इंटीजर रख के सेटिस्फाई करो, क्या सारे के सारे एंगल्स आप भी कवर कर पा रहे हो और वो भी कवर कर पा रहे हैं? हाँ, अगर ये चीज हो रही है, अगर आप भी सारे एंगल्स कवर कर ले रहे हो और आंसर में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो भी सारी की सारी एंगल्स कवर कर ले रहा है, तब आप दोनों का एंगल मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना भाई? आंसर मैच करेगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशंस में, ठीक है। पर घबराना नहीं है, आपका भी आंसर सही आ सकता है, ठीक है। ओके, चमका भाई बढ़ जाए आगे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था? यस सर। इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, लास्ट वाला पार्ट। ओके चलो, जेई मेंस 2016 या 15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। नहीं, हाँ, ये आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। आई गेस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द ईयर 1990s का क्वेश्चन है कभी का, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी भाई। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें आप मेरी मदद करोगे। इसमें मामला बिल्कुल साफ साफ है भाई कि पहला स्टेप क्या लेना है, आपको चमक गया होगा देख करके। कन्वर्टेबल टू टी फॉर्म है भाई, ये कन्वर्टेबल टू टी फॉर्म है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो इक्वेशन में बार बार आपको नजर आ रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार दिख रही है? e पर साइन। हाँ, ई पार साइन। दूसरे वाले ई पार साइन को लिखो 1/e का पार साइन, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको। ये है e का पार साइन थीटा माइनस 1/e का पार साइन थीटा -4 = 0। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है और बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज है, उसको टी लेके खेलना है भाई। तो उसको टी लेके खेलना है, तो ये बनेगा t - 1/t -4 = 0 अच्छा भाई, आप बोलोगे सर यहां से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने के लिए इशारा कर रहा है क्या भाई? बिल्कुल कर रहा है। ये बन जाएगा t स्क्वायर -1 - 4 टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय t = 0। अब आपको हर स्टेप में फूक फूक के कदम रखना। आप ये सोचो कि वो जो स्टेप हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कायदे से तो अगर मैं इस वाले t को गायब करना चाहता हूं, इस वाले t को गायब करना चाहता हूं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि t की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, t की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और आप सोचो कि एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ कैसा होता है?
एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। अरे कभी जीरो देखा है क्या? कभी जीरो देखा है एक्सपोनेंशियल टर्म के ग्राफ में? अरे नहीं देखा होगा भैया। अरे भाई नहीं चमक रहा है क्या? अरे दुनिया के किसी भी नंबर का कोई भी पावर लो, कभी जीरो नहीं बना सकते। नेगेटिव पावर लोगे तो 1 में आकर के हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, कभी जीरो नहीं बना सकते। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो करने के लिए कौन जीरो होना चाहिए भाई? न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। चमका क्या? इसलिए वहां से टी हटा देंगे, ठीक है? ऐसा आंख बंद करके नहीं हटा रहे टी, टी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अरे भैया पता है मुझे कि टी नॉन जीरो है, तो अब उसको भूल जाते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए टी स्क्वायर, सॉरी इसको जीरो करने के लिए कौन जीरो होना चाहिए भाई? टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। मेरी बात फिर से सुनना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमने डिनोमिनेटर को चेक किया था कि cos x और cos 3x नॉन जीरो होने चाहिए, तभी काम चलेगा। ये वाली चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो होने वाला ही नहीं है। इसलिए अब केवल न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करता है इसको जीरो करने की। न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर कभी जीरो होने वाला नहीं है। इसका मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो हमेशा डिफाइंड है। अगर हमेशा डिफाइंड है तो उसको जीरो करने के लिए न्यूमरेटर को जीरो होना चाहिए, और न्यूमरेटर को जीरो होना चाहिए। तो न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का समय आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, पर मदद लेनी पड़ेगी भाई। मदद किसकी लें? मदद किसकी लेनी पड़ेगी? अच्छा अच्छा निखिल बोल तो बेटा, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं? टी की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे? टी की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे बेटा? निखिल हाँ सर, टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? सर फॉर्मूला है हाँ वो फॉर्मूला लगा दे तो। सर माइनस माइनस बी मतलब माइनस क्या? बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। समय आ गया है, समय आ गया है कि हम थोड़ा अब बाकियों से थोड़ा ऊपर हो जाएं, ठीक है। काफी दिन हो गए हैं 11वीं कक्षा की शुरुआत हुए हुए, ठीक है। सो आप देखोगे कि यहां से जो टी की वैल्यूज आ रही हैं वो हो जाएंगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल, 2 रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये आ जाएगा भाई, ये टी की वैल्यूज आ रही है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अच्छा भाई ओके, पर टी कौन था? टी कौन था? e रेज टू दी पावर साइन ऑफ x। तो e रेज टू दी पावर साइन ऑफ x की वैल्यू या तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो सकती है, या फिर e रेज टू दी पावर साइन ऑफ x की वैल्यू 2 माइनस रूट 5 हो सकती है, ठीक है। अब देखो मजे की बात, मैंने आपको बोला था √2, √5, √7 की वैल्यू हमेशा याद रखो, काम आते हैं बुरे समय में। अच्छा तो √5 की वैल्यू होती है 2.236, ठीक है, याद रखनी है इसलिए बता रहा हूं 2.236, ठीक है। तो ये है 4.236 और दूसरा वाला 2 माइनस 2.236 मतलब माइनस 0.236। अरे भैया ई का कोई पावर कभी नेगेटिव देखा है क्या? अरे सुना है क्या ई का पावर कभी नेगेटिव होता है? बोलो ना भाई, सुना है क्या? नहीं होता तो दूसरा वाला तो कुछ देने वाला ही नहीं है। इसके पास आपको देने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला कुछ दे सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या ई का पावर साइन ऑफ एक्स, एक सेकेंड, क्या ई का पावर साइन ऑफ एक्स कभी 4.236 हो सकता है? e रेज टू द पावर साइन ऑफ x की वैल्यू 4.236 के लिए हम चेक कर रहे हैं, दूसरे वाले से तो कुछ नहीं मिला। ओके अच्छा तो कैसे चेक किया भाई? अधर्म ने सीधा तो बोल दिया था सर साइन का रेंज 1 and -1, so तो देखो कैसे सोची गई है ये बात, कैसे सोची गई है। ई का पावर इसीलिए ग्राफ बताया भाई, इसीलिए ग्राफ बताया था आज ही के दिन के लिए। काफी दिनों पहले हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, ठीक है। तो समय आ गया उस चीज को यूज करने का।
और ई का पावर एक्स का जो ग्राफ होता है, ई का कुछ भी पावर लोगे उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अच्छा भाई, अब आपको पता है कि यहां पर आप ई के पावर को क्या दे रहे हो? अरे ई का पावर क्या क्या हो सकता है? या तो -1 से लेकर के, या तो कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो -1 तक जाएगी, या तो कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो +1 तक जाएगी। अरे साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक है भाई? -1 से +1 है ना भाई, उसके बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अच्छा, जब 0 होगा तो 1 आएगा, जब 0 होगा तो 1 आएगा, तो 0,1 से क्या e⁻x का ग्राफ पास करता है? बिल्कुल पास करता है, ठीक है। अरे 1 होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम जब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। जब x की वैल्यू π/2 रखोगे तो sin x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो अभी मैं sin x की वैल्यू लिख रहा हूं, sin x की वैल्यू जब 1 होगी तो e के पावर में क्या आ जाएगा? e⁻1, e⁻1 मतलब e की वैल्यू मतलब 2.7182818828459045, ठीक है। तो 2.71, अरे 4.236 का भी पहुंचा क्या? अरे यहां से यहां तक ही लाई कर सकता है भाई। इसका इलाका कितना है ये देखो, -1 से +1 के बीच में मैक्सिमम जो ये दे सकता है वो है 2.71। इससे ऊपर की कोई वैल्यू दे ही नहीं सकता। और आरएचएस क्या बोल रहा है? उसको क्या खाना है भाई? उसको 4.236 खाना है। कभी खा पाएगा क्या? कभी नहीं खा पाएगा। इधर से कुछ मिलेगा x? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 5, इधर से भी आएगा आंसर। अब क्रिटिकल चीज समझो, हमने सीखा क्या यहां पर? हमने ये सीखा कि जब अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेते तो लॉग के ग्राफ पे खेलना पड़ता, ठीक है। तो e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकली चीजों को सॉल्व करेंगे, इसीलिए सीक्वेंस बाय चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है भाई। बढ़ जाए आगे, चमका ना? चल अब आप मेरी मदद करोगे। आप घबराओ मत, मैं 9th और 10th वाला क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं। पहले मैं 8th वाला क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इस क्वेश्चन के, बिल्कुल सिमिलर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले ले लेते हैं और हिंट आप दे दोगे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओके फाइन, चल अब मुझे चाहिए हिंट, और मुझे हिंट चाहिए सुज्ञान से, ठीक है। सुज्ञान देगा हिंट। सुज्ञान अनम्यूट करके हिंट दे बेटा। चमक नहीं रहा है। नहीं चमक रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चमकेगा, चमकेगा। किसी को चमका क्या? दोनों को सेम पेंट सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, उम्मीद है। ऋषिकेश को चमक रहा है क्या बेटा? सर लॉग लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं क्या? लॉग बहुत कम लेते हैं बेटा जब एडिशन के फॉर्म में हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होगा लॉग लोगे चलेगा, सुखी संसार, लेकिन एडिशन के फॉर्म में लॉग लेना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। किसी और ने कुछ बोला? तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। अरे नहीं 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 सर यहाँ पर मैं भी सिखा रहा हूँ डायरेक्टली π/6 आ सकता है सर। ओके हाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पहले सिखाऊंगा ना कि क्या करना है। 27+3 ये आता है और वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे कॉस और साइन के। अच्छा ओके ठीक है। तो देखो जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। मुझे पता है आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो, पर जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो अगर वैसा ये क्वेश्चन है तो ये क्या चाहता है हमसे? ओके ओके ठीक है। सर किसी एक टर्म को टी में लेना चाहिए
हाँ ठीक है, एक टर्म t ले लेंगे, तो दूसरे टर्म का क्या करें? सो वो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही पकड़े हो भाई। ये है 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर प्लस 81 रेज टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। और अब आप देखो 81 रेज टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर को कुछ ऐसा लिखेंगे, ये है 81 का पावर साइन स्क्वायर प्लस 81 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 81 का पावर साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो अब टी ले लो, अब एक चीज को टी ले लो जो बार बार दिख रही है, जो बार बार दिख रही है आपके क्वेश्चन में, उसको टी ले लेना है। ओके, तो टी यहां पर लूंगा मैं। ओके, ये वाली चीज को टी ले लूंगा, तो ये हो जाएगा टी प्लस 81 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 30 ओके, ठीक है। थोड़ा सा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 30 टी इज इक्वल्स टू 0। 27 3 जा 81 हो जाता है, तो एक आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 27 और दूसरा आ जाएगा t इक्वल्स टू 3। पर आपको पता है कि t खुद क्या था भाई? t खुद था 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर, तो या तो 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर 27 होगा, या तो 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर 3 के बराबर होगा। अच्छा, अभी भी बात नहीं बनी है, पर अब इसके बाद के स्टेप्स कुछ कुछ सभी को पता है कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। तो थोड़ा सा आगे में अब आप रोशनी डालो भाई। ठीक है, वो फैक्टराइजेशन वाला मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था, हम लोग जल्दी जल्दी फैक्टराइज करेंगे, तो कर लिया। अच्छा 81 का पावर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और 81 का पावर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू 3। ओके, तो दोनों के बेस सेम करने हैं, दोनों के बेस सेम करने हैं। क्या करना पड़ेगा? दोनों के बेस 81 को 3 रेज टू 4 लिखेंगे, 27 को 3 रेज टू 3। हाँ ठीक है, 81 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4 और पहले से एक साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। वैसा ही ये वाले 81 को लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अरे हाँ 3 रेज टू द पावर 1। तो जब दोनों का बेस सेम खेल रहा है तो दोनों के पार्ट्स भी सेम खेलेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है और 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर भी है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से क्या क्या मिल सकता है भाई? अच्छा, तो यहां से मुझे मिलेगा या तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, या फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, अच्छा 3/4 है अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या है? साइन की वैल्यू है प्लस या माइनस √3/2, या फिर साइन की वैल्यू है प्लस या माइनस 1/2। अब तो बात तो हो रही है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये एंगल तो होना चाहिए 0 से लेके π/2 के बीच में, तो 0 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए, तो फिर साइन थीटा या फिर हो सकता है साइन ऑफ थीटा, हो सकता है या तो √3/2, या फिर हो सकता है साइन ऑफ थीटा 1/2। ठीक है, तो थीटा क्या क्या हो, थीटा या एक्स है? एक्स है। ठीक है, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है, यहां पर ये वाली चीज और ये वाली चीज की जगह पर एक्स लिख देता हूं। ठीक है, चलो, सो साइन ऑफ एक्स या तो 3/2 या फिर साइन ऑफ एक्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं श्रेयस बेटा, श्रेयस मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। बेटा बोल तो, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है?
मधुरा, हाँ सर। बोल तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्रीज पे। 60 डिग्रीज पे होती है 1/2। पहले से आंसर सोच के रखे थे क्या दिमाग में? नहीं सर, 30 30 पे होती है। हाँ और सर। 60 डिग्री पे क्या होती है? 60 डिग्री पे क्या होती है बोल मधुरा? 1/√2 होती है ना? हाँ हाँ 1/√2 होती है। ठीक है चलो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी π/3 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी π/6। पर हम और पे चल रहे हैं तो x दोनों वैल्यूज ले सकता है, π/3 भी ले सकता है और π/6 भी ले सकता है। दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है भाई, नोट कर लेना इसको। और पे चल रहा है, गौर करना है, ये दोनों कभी भी जीरो बना सकते हैं, इसलिए और ले रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक, अगर π/3 आएगा तब भी t जीरो हो जाएगा, अगर π/6 आएगा तब भी t को जीरो कर देगा, मतलब ये पूरा इक्वेशन जीरो कर देगा। इसलिए दोनों ही वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे भाई। चमक गया क्या? सर 60 डिग्री पे होती है। हाँ वाह। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है सर। हाँ ठीक, मेरा भी होता है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, वेलकम टू यूपी। ओके चलो भाई, सो वी आर डन विथ एक और क्वेश्चन। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 12, 11, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 करने का एक ट्रिक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का जो ट्रिक है वो फिर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखना। और ट्रिक कब काम आता है? ट्रिक कब काम आता है? देखो इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज दिस एंड दिस। दिस एंड दिस मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे वो थीटा की वैल्यू। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करे वो थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो कहां पर काम आएगा? जब आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हो। ठीक है, जैसे यहां पर बात हो रही है tan ऑफ थीटा की और यहां पर बात हो रही है कोसिकेंट ऑफ थीटा की। जब आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हों तो सबसे पहली चीज चेक करो कि जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है। जो वैल्यूज गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर tan थीटा की वैल्यू √3 गिवन है, तो इसका मतलब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भाई? फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, जब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो यही मेथड है इसको प्रोसीड करने का, यही मेथड है प्रोसीड करने का आगे। ठीक है, यही मेथड है दोनों के जनरल सॉल्यूशंस निकालने का, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, यही मेथड है भाई। ठीक है, दूसरी चीज जब 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 कोसिकेंट ऑफ थीटा नेगेटिव है, ध्यान देना भाई, नेगेटिव है, तो इसका मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहां पर? थर्ड और हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो भी एंगल आने वाला है जो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दे रहा है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का है। बहुत अच्छे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, बस कहानी खत्म। अब आपको केवल थर्ड क्वाड्रेंट का वो एंगल खोजना है जिसपे tan थीटा की वैल्यू √3, आपको वो एंगल खोजना है जिसमें tan थीटा की वैल्यू √3 है, और कोसिकेंट ऑफ थीटा पे नहीं खेलते हैं हम, और sin थीटा की वैल्यू -√3/2 है। ठीक है, मुझे कोसिकेंट ऑफ थीटा याद नहीं रहता है तो मैं कभी खेलता भी नहीं उस पे भाई। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि आपको tan थीटा की वैल्यू √3 चाहिए, एंड ऊपर में और चल रहा था, एंड साइन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको -√3/2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। tan थीटा की वैल्यू √3, मतलब थीटा बिलोंग्स टू n पाई प्लस π/3।
पाई अपॉन 3, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है पाई अपॉन 3 पर। जनरल सॉल्यूशंस tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के होते हैं n पाई प्लस अल्फा। अच्छा, एंड sin थीटा की वैल्यू -√3/2। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी चीज बताई थी मैंने कि जब आपको sin थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं, आप पीछे के आंसर मत देखो, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ना है। तो जब नेगेटिव है sin थीटा, तो आपको वो एंगल, वो अल्फा कहां से खोज के लाना है भाई? -π/2 से +π/2 के बीच का एक ऐसा एंगल जिसपे sin थीटा अपना आउटपुट -√3/2 दे रहा है। तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1n टाइम्स ऑफ वो एंगल जिसपे sin थीटा -√3/2 आउटपुट देता है, वो एंगल जो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, वो एंगल कौन सा है? आप बोलोगे सर वो एंगल है 4π/3। नहीं, -π/2। देखो यार, नहीं समझ रहे हो, आपका आंसर सही आ जाएगा पर आप सीख नहीं पा रहे हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो अल्फा है उसके डोमेन को याद रखो। कॉस के लिए 0 से पाई, टैन के लिए -π/2 से +π/2 और साइन के लिए भी -π/2 से +π/2, इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2। वो लो, वो एंगल अल्फा लो। ठीक है, वरना हिला देंगे भाई एग्जाम वाले। ठीक है भाई, तोते उड़ जाएंगे। अच्छा, तो -1n मल्टीप्लाइड बाय वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसके लिए sin थीटा -√3/2 वैल्यू देता है। कौन सा एंगल है? -π/3। हाँ, -π/3। यही मैं सुनना चाहता था। अरे sin -थीटा sin थीटा होता है, -√3/2 चाहिए तो -π/3 दे दो उसको, -π/3 दे दोगे तो -sin π/3 आ जाएगा। -sin π/3 मतलब -√3/2। ठीक है, अब चेक करो कौन कौन से सॉल्यूशंस आते हैं इसके। ठीक है, कोई भी बच्चा भाई जिसको ये चीज नहीं समझ में आई कि सर -π/3 ही क्यों ले रहे हैं, सर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, वो मुझसे फिर से पूछेगा। पूछ लो, समय भाई हाथी पाल लो, लेकिन डाउट मत पालना। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है पूछ ले सर। और एक बार हाँ, और एक बार। ठीक है, अब क्या करो, पन्ने पलटो और वहां पर चले जाओ जहां पर मैंने sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, सभी पन्ने पलटो, वहां चले जाओ जहां पर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा के जनरल सॉल्यूशंस लिखा है। बहुत डिटेल में बताया था कि जो अल्फा होता है उसको हम लेते हैं -π/2 से लेके +π/2 के बीच में साइन के लिए। जो अल्फा होता है उसको हम लेते हैं -π/2 से लेके +π/2 के बीच में tan के लिए, लेकिन एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2, और उसको लेते हैं हम 0 से लेकर के पाई के बीच में cos थीटा के लिए। ठीक है, जब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो जो RHS में अल्फा आता है, जिसको NCERT y की तरह लिखता है, उसको हम 0 से लेके पाई के बीच का ही कोई एंगल देते हैं। जब वो cos के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम -π/2 से लेके +π/2 के बीच का ही कोई एंगल देते हैं। जब उसको हम साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो, और उसको हम -π/2 से लेके +π/2 के बीच का एंगल एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2 कोई एंगल देते हैं जब हम tan के टर्म्स में कुछ लिखते हैं। तो यहां पर मैं sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा लिखूंगा, और जो RHS वाला अल्फा है वो एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो लाई करता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। लेकिन आपने देखा कि RHS तो नेगेटिव है, तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में 0 से लेके π/2 वाली चीज तो पहले मैंने निकाल दी, क्योंकि पॉजिटिव एंगल के बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात किस चीज के बारे में हो रही है भाई? नेगेटिव एंगल के बारे में बात हो रही है। और अगर नेगेटिव एंगल के बारे में बात हो रही है तो sin थीटा ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज -sin थीटा। तो आप बस सोचो कि √3/2 sin थीटा कब देता है अपना आउटपुट? √3/2 sin थीटा तब देता है जब थीटा की वैल्यू π/3 होती है। तो आप उसको माइनस दे दो बस, तो sin -π/3 क्या दे देगा? sin -π/3 दे देगा -√3/2। ठीक है, चमका क्या भाई? यस सर। Yes, sir. चमका? Yes. कोई ऐसा बच्चा एक बार फिर से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन पूछ लो अभी भाई, बहुत क्रिटिकल चीज है। अगले साल मैं ही मैथ पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आएगा इनवर्स तो उस समय मत बोलना कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है,
कोई ऐसी चीज अभी नहीं समझ में आई? फिर से बताऊं क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? शर्माओ मत भाई, हाथी पाल लो, डाउट मत पालना। समझ गए? बढ़ जाए आगे। चलो ठीक है। ओके, इसके बाद की कहानी काफी आसान है। आपको वो एक एंगल चाहिए जो दोनों, जिसपे दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि एंड आ गया है। अच्छा, एन की वैल्यू 1 रखोगे, 4π/3 इधर मिल जाएगा। एन की वैल्यू 1 रखोगे, पाई प्लस π/3, 4π/3 इधर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर के, सॉरी, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ऐसा एंगल जिसपे दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं √3 और -√3/2, वो एंगल है 4π/3, वो एंगल है 4π/3। ठीक है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 4π/3 पर ये सेम आउटपुट दे रहे हैं। पर जनरल सॉल्यूशन की जब बात होती है ना, तो चमकेगा तुम्हें अभी जब तुम इसको इस तरह से सोचोगे। 2π ऐड करेंगे ना उसमें। हाँ, एक और चक्कर मार के आ जाओ भाई, एक और चक्कर मार के आ जाओ, तब भी 4π/3 देगा। देखो तो कैसे? अरे भैया, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप यहां से सफर शुरू किए तो इधर आकर के 4π/3 पे पहुंच गए। अरे ये एंगल फिर भी आ सकता है ना, जब एक और चक्कर मार के फिर इधर पहुंच जाओ, या फिर एक और चक्कर मार के फिर इधर पहुंच जाओ। तो ये चक्कर कितना लंबा मार रहे हो आप? 2π का चक्कर मार रहे हो। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा उस पे ये एंगल तो लिखो ही, ये एंगल तो लिखो ही, इसमें 2π ऐड कर दो। फर्स्ट से, सॉरी, पहले 4 क्वाड्रेंट्स में 0 से लेकर 2π के बीच में वो इकलौता एंगल खोज लो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको मिल गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने वो एंगल खोज लिया। थर्ड क्वाड्रेंट का वो एंगल जैसे ही मिल जाए उसमें 2π ऐड कर दोगे तो जनरल सॉल्यूशन, अरे 2π नहीं 2nπ, मुझसे गड़बड़ हुई, 2π नहीं 2nπ। ठीक है, कितने भी चक्कर मार सकते हो, कितने भी चक्कर मार सकते हो। हाँ, स्पेशली लिख देना कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घबराओ मत, अभी तुरंत इसका रिवीजन हो जाएगा, तुरंत, मतलब एक झटके में रिवीजन होगा इसका भी। ठीक है, तो चमका क्या भाई? अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहानी कहां से शुरू होती है? अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 0 से लेकर के 360 डिग्रीज के बीच में वो क्वाड्रेंट ढूंढ लेते हैं जहां पर दोनों ये साइन दे रहे हैं, फिर वो एंगल खोज लेते हैं और वो एंगल में 2nπ ऐड कर देते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। ओके, ये कुछ ऐसा बोल रहा है भाई, ये कुछ ऐसा बोल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू है -½ tan थीटा की वैल्यू है +1/√3। बिल्कुल कार्बन कॉपी है उस क्वेश्चन का। ठीक है, आप डायरेक्टली आंसर भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डायरेक्टली आंसर बोल दोगे तो। ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे भाई? अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो tan थीटा पॉजिटिव कब कब हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट या तो थर्ड या तो फर्स्ट में। साइन थीटा नेगेटिव कब कब हो सकता है? थर्ड और फोर्थ या फिर थर्ड में। तो वही बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढ रहा है जहां पर साइन थीटा नेगेटिव हो रहा है, tan थीटा पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का वो एंगल जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू है 1/√3 और साइन थीटा की वैल्यू है -1/2। तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या? ई होगा, पाई प्लस π/6। हाँ, 2nπ प्लस 7π/6। हाँ, पाई प्लस π/6। एक्चुअली वो एंगल खोजने के लिए आपको पाई प्लस π/6 बोलना पड़ेगा और फिर उसमें 2nπ ऐड कर दो। ठीक है, कैसे होगा ये, कैसे सोचा ये? तो देखो, तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल लिखने के लिए मैंने इसको लिखा साइन ऑफ पाई प्लस π/6। अब π/6 कैसे मैंने गेस किया भाई? अरे 1/2 किधर खेलता है? π/6 पे खेलता है। थर्ड क्वाड्रेंट लाना है, पाई प्लस आ जाएगा, पाई प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा -sin π/6 दैट इज -1/2। ठीक है, तो पाई प्लस π/6 पे खेला तो आ गया 7π/6। आपको कोई डाउट नहीं होगा
अरे आप इसके जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, आपका मन है सर जनरल सॉल्यूशन से ही समझाइए, चलो भाई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करके, मैं इजी बताना चाहता था, जनरल सॉल्यूशन से ही निकाल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा √3 कब देता है, पाई अपॉन 6 पे, ठीक है। और sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा। वही कहानी, फिर से सेम कहानी आ गई, साइन थीटा की वो वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में, स्वामिनी मुंह बंद कर, साइन थीटा की वो वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में -1/2 दे दे। अरे नेगेटिव तो कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा नहीं, तो मुझे कौन से क्वाड्रेंट तक जाना पड़ेगा, -π/2 से +π/2, सॉरी -π/2 से 0 के बीच में कोई ऐसा एंगल जिसपे आउटपुट आ जाए -हाफ, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आउटपुट आ जाए हाफ, मतलब साइन 30 डिग्री, मतलब साइन π/6, लेकिन -हाफ चाहिए तो साइन -π/6 ले लें, तो यहां पर एंगल होगा अल्फा -π/6। इसको सोचो घर में बैठ के, एक बार में क्लास में बैठ के नहीं आएगा भाई, काफी दिनों की तपस्या लग जाएगी इसमें, ठीक है। ओके, अब फिर से n की वैल्यू रखेंगे 1, इधर मिलेगा 7π/6, इधर रखेंगे n की वैल्यू 1, पाई प्लस π/6, फिर से 7π/6, चल गया काम, मिल गया वो एंगल जिसपे चक्कर मार मार के आना है बार बार, तो 2nπ प्लस 7π/6 हो जाएगा आंसर। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, काफी इजी और मजेदार भी, ठीक है। बढ़ जाए आगे भाई, घबराना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री ये मत सोचना कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्या पता किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके दे दे, ठीक है। पर कम से कम 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आप ऐसा मत सोचो सेम चैप्टर से आएंगे, दूसरे चैप्टर्स को मिक्स करके दे देगा, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन मुझे डाउट था। हाँ बोल बेटा, एक सेकंड सर वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन मिला ना दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, हाँ, तो हमें वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से ही लेना चाहिए क्या? हाँ, वो एंगल देखो तो, अरे भैया ये ऐसा बोल रहा है कि टैन और साइन, टैन इधर भी कहीं देता होगा, पॉजिटिव किधर देता है, इधर भी कहीं देता होगा सेम वैल्यू, इधर भी कहीं देता होगा सेम वैल्यू। साइन बोल रहा है कि इधर भी कहीं देता है सेम वैल्यू, इधर भी देता है कहीं सेम वैल्यू, तो दोनों एक जैसी वैल्यू कहां देते हैं, यहां पर, दोनों एक जैसी वैल्यू कहां पर देते हैं, यहां पर, ठीक है। देखो क्रिटिकल चीज क्या है कि जब ये एंड वाली चीज लोग नहीं पकड़ पाते हैं, ये भी देना चाहिए वो सॉल्यूशन और ये भी देना चाहिए, एंड दूसरा वाला भी होना चाहिए, सेम आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे भाई सॉल्व, ठीक है। चमका क्या सुध्यान, क्या नहीं समझ में आया था बेटा? सर वो आपने -π/2 से π/2 लिया था ना, वो अल्फा के लिए, वो अल्फा के लिए। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, इसका अभी डायरेक्ट अभी तुरंत नहीं पता चलेगा सर क्यों -π/2 से +π/2 ले रहे हैं, ठीक है। मैंने एक दिन सिखाया था कि, याद करो मैंने एक दिन सिखाया था कुछ ऐसा कि साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि तुमको सारी की सारी वैल्यू खानी है, तो तुम -π/2 से +π/2 जाओगे तो सारे -1 से लेके +1 के बीच में सारी वैल्यू खा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके बीच का कोई एंगल चूज करके उसमें 2π ऐड कर देता हूं, तो सारा का सारा वैल्यू मिल जाता है मुझे। पर क्यों इसी के बीच का करते हैं, इसी के बीच का चूज क्यों करते हैं, वो सीखेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब इसी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, ठीक है। तो अभी के लिए केवल याद रखना है वो चीज, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यही एक मेथड था, जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए, तो उन्होंने यही चीज चूज कर ली, उनकी मजबूरी। मैं तो कभी भी, अगर आप मुझे मौका दोगे ना, देखो cos थीटा का ग्राफ ऐसा कुछ चूज किया है, तो मैंने बोला कि cos थीटा के लिए आपने लिया, मैंने बोला 0 से लेके पाई तक चूज कर लो, ठीक है। 0 से लेके पाई तक चूज कर लोगे तो आप सारी की सारी वैल्यू खा सकते हो, -1 से लेके +1 के बीच में, ठीक है। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप -π से लेके -π से लेके 0 तक भी चूज करते, तब भी आप सारी की सारी वैल्यू खा सकते थे, ठीक है। तो बस उन्होंने, उनको जो कंफर्टेबल लगा भाई 0 से पाई तक चूज कर लेंगे, सभी चीज खा सकते हैं, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन बनाया गया, और ये यूनिवर्सल है।
आप बोलोगे कि cos थीटा के प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में ये वैल्यू है, तो किसी भी देश में जाके बोलोगे तो मान जाएंगे कि हाँ भाई थीटा की यही वैल्यू होनी चाहिए, इतना ही रेडियंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो कहां तक पहुंच गए हम? ये हो गया ना सॉल्व। हाँ, इसका सी आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। इसमें भी एंड वर्ड है, एंड वर्ड है और वो क्रिटिकल है, एंड वर्ड है और वो क्रिटिकल है। पर मजे की बात ये है कि इसमें ऑलरेडी 2 इक्वेशंस गिवन है, तो 2 इक्वेशंस को पहले किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अरे ओके, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अगले वीक से कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लो भाई, आगे आने वाले चैप्टर्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ ठीक है, बस ये कोशिश करना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आई कैन नॉट प्रॉमिस कि क्या होने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली वी शैल स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस बाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक और अराउंड दैट, इफ एवरीथिंग लाइक देखते हैं सारी चीजें अगर गोज फाइन तो फिर ठीक है। ओके फाइन, तो यहां पर है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, क्लासेस अगर ऑफलाइन हो भी जाए तो एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। यू कैन कम सिट इन द सेंटर एंड गिव द एग्जामिनेशन हैविंग योर ओन समथिंग, बट एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इन द इंटरवल। अब देखो तो एंड वर्ड का यूज किया है, मतलब दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस पे खेलना है, ठीक है। चलो, तो एक इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, अच्छा cos 2 थीटा लिखा हुआ है क्या? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, और दूसरा वाला है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पहले वाले इक्वेशन को पहले ध्यान से देखो। मैं क्या चाहता हूं, जब भी मुझे सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, मैं क्या चाहता हूं भाई, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में पहले वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहिए? साइन के फॉर्म में, क्योंकि cos 2 थीटा साइन पे खेल सकता है। तो ये है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट आंसर बोल तो सानिका, डायरेक्ट आंसर बोल तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सोच समझ के बोलना, प्लस एंड माइनस में आएगी। 2 sin square theta minus 1 plus 2 sin square theta is equals to 0, which implies that sin theta is plus minus 1 upon 2. प्लस एंड माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट लिया, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट लिया और इधर मॉडुलस साइन थीटा लिया, ठीक है। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। जब मैंने इधर रखा होगा साइन स्क्वायर, इधर रखा होगा 1 अपॉन 4, फिर मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट लिया होगा, तो ऐसा आया होगा मॉड ऑफ साइन इज 1 अपॉन 2। पर इस मॉड को जब मैंने हटाया तो ये हो गया साइन इज प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, नहीं चमक रहा है तो पूछो सर प्लस माइनस कैसे ले लिया? माइनस 1 अपॉन 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 तो सर कभी भी माइनस 1 अपॉन 2 नहीं होता है, तो कैसे ले लिया आपने? ऐसे लिया, इधर बन रहा था मॉडुलस ऑफ साइन, उस मॉडुलस ऑफ साइन की वजह से माइनस 1 अपॉन 2 आता है, ठीक है। चलो भाई, तो साइन थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन 2, अच्छा भाई ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ता हूं मैं। हाँ, इसके आगे सॉल्यूशन निकालना है, पर मैं रुक जाता हूं, देखता हूं दूसरे तरफ से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दूसरे वाले को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई? चमक गया क्या? अरे आपको सबको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। cos स्क्वायर फिर से साइन पे खेल सकता है, ये देखो तो ये 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो भाई,
अब थोड़ी सी मेरी मदद करेगा अनिरुद्ध, मदद करेगा भाई। अनिरुद्ध बेटा बोल तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, यहां से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या कर लें, इसको ऐसा लिख लें 2 टाइम्स ऑफ -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अनिरुद्ध बोल तो बेटा आप साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप करो फैक्टराइज या फिर आप लगा दो श्रीधर आचार्य मेथड, डिस्क्रिमिनेंट्स रूल। तो कौन सा रूल लगाना पसंद करेगा अनिरुद्ध? तू फैक्टराइज करना पसंद करेगा क्या? सुनो नहीं करेगा, ठीक है लगा दे श्रीधर आचार्य। साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या आ रही है बोल तो? थोड़ा मुश्किल है, MIT जैसे एग्जाम्स में ही पूछा जाता है वैसे तो ये। -1/2। हाँ ये पूछ रहा है, बता रहा है -1/2 और कंफर्म नहीं है सर, कंफर्म नहीं है सर, ठीक है। KBC लाइफलाइन ले लें, फोन है फ्रेंड। KBC देखता है अनिरुद्ध? यस अच्छा अच्छा, तेरा जीके अच्छा है? तो उतना नहीं, थोड़ा है पर KBC देखने से अच्छा हो गया है। क्या देखा रिसेंटली? कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ तो जो किसी को ना पता हो KBC में, जो तूने देखा हो, ऐसा कौन सी चीज है? बोल भाई। सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, ऐसा कोई याद हो जो तुझे? याद नहीं, सही याद नहीं, तो बहुत बड़े छोटे। अच्छा ठीक है ठीक है, पर तुझे ये वाला मेथड तो याद है ना? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? सर डिस्क्रिमिनेंट रूट। हाँ वो फॉर्मूला लगा ना। अभी मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं बेटा, वेरिएबल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा हो जाएगा मेरा वेरिएबल, साइन थीटा हो जाएगा मेरा वेरिएबल। तो बता तो कैसे लगाएंगे? ABC क्या है? ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो लगा दे तो आप। सर 7 टाइम्स ऑफ साइन थीटा आ गया। हाँ बेटा, यस सर 7 टाइम्स ऑफ साइन थीटा आ गया क्या? यस हाँ 7 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। चल बहुत अच्छे भाई। चल अब मैं बोल तो बेटा कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? सर साइन थीटा को t वेरिएबल कंसीडर करके सॉल्व करेंगे सर। हाँ ठीक है, तो चलो भाई साइन थीटा को t वेरिएबल लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा भाई तो सर 1/2 आ जाएगा। -2 और 1/2 आ रहा है। रुको तो भाई थोड़ा सब्र करो। हाँ ओम बेटा तू क्या पसंद करेगा? फैक्टराइज करना पसंद करेगा या श्रीधर आचार्य लगाना पसंद करेगा? सर फैक्टराइज। अच्छा फैक्टराइज करना। कोई श्रीधर आचार्य लगाना पसंद करेगा क्या? सर वो भी कर सकता हूँ। सर दोनों से सेम ही आएगा ना। अच्छा दोनों सेम आता है क्या?
ओह सर d इज इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac फिर करेंगे, फिर माइनस b प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a करेंगे ओके सर श्रीधर आचार्य मेथड से। हाँ ठीक है चलो सही है। ओके अब मैं बकू तो बेटा कर दे फैक्टराइज। सर t प्लस 2 2t माइनस 1 आएगा सर। t प्लस 2 और 2t माइनस 1 2t माइनस 1 ठीक है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सो यहां से आ जाएगा t की वैल्यू माइनस ऑफ 2 और t की वैल्यू 1/2। ठीक है ऐसा कुछ आ जा रहा है। अच्छा भाई अब t कौन है? t तो मेरा साइन ऑफ थीटा है। अरे अपना ही बच्चा है भाई, माइनस ऑफ 2 और यहां से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2। अरे साइन थीटा ने कभी -2 की सूरत देखी है? कभी सूरत देखी है No, क्या? sir. अरे नहीं देखी भाई, -1 तक की इसकी औकात है भाई। तो साइन थीटा केवल हाफ हो सकता है यहां से। ऊपर वाला क्या बोलता है? ऊपर वाला भी साइन थीटा की वैल्यू हाफ ही बोलता है। दोनों के कॉमन सॉल्यूशन पे खेलना है अवधूत। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ सकती है, वैल्यू हाफ आ सकती है। ठीक है इतना चमका क्या सभी को? साइन थीटा की वैल्यू Yes. हाफ आनी चाहिए, -1/2 नहीं हो Yes, सकती, sir. -2 नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। अब कोई मुझे बिना सॉल्व किए बताएगा क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस आएंगे। हमेशा बताया था 2 सॉल्यूशन। और तरीका क्या था? देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है पर एग्जाम में ऐसे नहीं खेलना है। कैसे खेलना है भाई? आपको क्या करना है, ऐसा एक ग्राफ बना लेना है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। ठीक है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ ऐसा, और y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ। अरे y इज इक्वल टू 1/2 ऐसा एक लाइन होगा भाई। कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, तो फिर हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरसेक्शन निकालना है। चमका क्या? अरे निकाल सकते हो, मुझे पता है आप तो आंसर भी निकाल सकते हो, पर आंसर निकालना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है जितना पूछ रहा है क्वेश्चन उतना ही। दोनों का इंटरसेक्शन बताया था ना। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो, इसको भी y इज इक्वल्स टू बनाओ, इसको भी y इज इक्वल्स टू बनाओ, और फिर दोनों के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है इंटरसेक्शन सॉल्यूशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, कल करवाऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चंस। चलो भाई तो डन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। एक और क्वेश्चन हो सकता है जितना समय है हमारे पास। ओके आफ्टर दिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज विल बी इन होमवर्क इटसेल्फ, और टीपीपी के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैं दे देता हूं आज ही, ग्रुप पे भी लिखूंगा पर अभी भी लिख दूंगा। चलो तो यहां तक चमका भाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। खुशी समझ में आया बेटा? Yes, sir. तनाया चमका क्या बेटा? तरुण समझ में आया Yes. बेटा? यस कल सुबह वाली क्लास है क्या? यस सर। यस। ओ कल यार टेस्ट मैच भी है तो काफी मुश्किलों से मुझे क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है सुबह उठ करके मैं मैच देखूंगा। 10 बजे से क्लास होगी, 10:30 से होती है ना 11th की। ठीक है ओके मधुरा समझ में आया? निखिल समझ में आया बेटा? चल ये आसान है भाई, बच्चों वाला चैप्टर है। ठीक है कोई टफ चैप्टर है मैथ्स में तो वो कोई नहीं है। ठीक है ये सब मैकेनिक्स थोड़ी ना, दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि किधर पानी में तैरते हुए जा रहा है, फिर अप द स्ट्रीम जा रहा है, डाउन द स्ट्रीम जा रहा है, ये सब कुछ नहीं है यार। आसान सी चीज है, 2-4 सॉल्यूशन है, 2-3 फॉर्मूले हैं। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स ही है? थोड़ा बहुत तो। अच्छा फिजिक्स और मैथ्स की कंपैरिजन, हाँ ये है सर, फिजिक्स और मैथ्स की कंपैरिजन में मैथ्स है इतना तो मानते हो भाई। केमिस्ट्री तो थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है यस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो भाई नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा
So 7 times of cos plus 5 times of sin is equals to 2k plus 1. 2k plus 1 has a solution. ठीक है, अब आपको LHS वाला प्रोफाइल कहीं सुनेला रखता है क्या? कहीं सर वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे खेल सकता है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे खेल सकता है। तो इस वाले इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस वाले इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? जरा पन्ने पलटो तो दिखने लग जाएगा, अभी दिखने लग जाएगा। पन्ने पलटे क्या? माइनस ऑफ रूट 74 से प्लस ऑफ रूट 74 आ रहा है क्या? 4925, हाँ, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके फाइन। तो जो LHS है उसकी वैल्यू -√74 मतलब 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मैं माइनस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग से प्लस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग तक, प्लस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग तक किसकी वैल्यू लाई करती है भाई? मेरे LHS की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, और LHS की वैल्यू अगर लाई करती है, मजे की बात सुनना भाई, अरे LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो अगर LHS की वैल्यू लाई करती है माइनस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग से प्लस ऑफ 8 पॉइंट समथिंग तक, तो मेरे RHS की भी वैल्यू तो वहीं से वहीं तक लाई करेगी ना भाई। 2k प्लस 1 की भी मिनिमम वैल्यू -8 पॉइंट समथिंग से प्लस 8 पॉइंट समथिंग तक। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे k की इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। k की कौन सी वैल्यू चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, तो ठीक है, अभी तो 2k है, तो 2k प्लस 1 से k तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, और बाद -1 कर में 2 से देंगे, डिवाइड, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो -1 करेंगे तो ये बनेगा -9 पॉइंट समथिंग से -1 कर रहे हैं तो 7 पॉइंट समथिंग तक। ठीक है, ओके, ये 2k की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा भाई, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 9 पॉइंट समथिंग बाय 2, मान लो कि 9 पॉइंट समथिंग बाय 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और से लेकर 7 पॉइंट समथिंग बाय 2 इज 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3.5, 3.7, वो कभी 4 तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 4 तक नहीं पहुंचेगा, मैंने थ्रू और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, लेकिन फिर भी शायद लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। कोई ऐसा जादू जैसा तो नहीं लग रहा ना भाई? 2 से डिवाइड किया 9 पॉइंट समथिंग को तो -4 पॉइंट समथिंग आया, 2 से डिवाइड किया 7 पॉइंट समथिंग, अरे समथिंग का मतलब कुछ भी ले लो अपने मन से भाई, 7.25 ले लो, 9.25 ले लो, फिर सॉल्व कर लो, तुमको वही चीज मिलेगी क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पे खेलना है। तो अब देखो, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए तो भाई बना लो। बहुत पहले जब हम बचपन में, पिछले साल की बात है, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तब हमने देखा था कि इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती हैं। हम हैं -4 पॉइंट समथिंग पर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और से लेकर 3 पॉइंट समथिंग तक। तो इन दोनों चीजों के बीच में 4 पॉइंट समथिंग से लेकर के विद नेगेटिव साइन 3 पॉइंट समथिंग तक विद पॉजिटिव साइन कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ गई? तो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटीग्रल वैल्यूज आ गई। तो चेक कर लो भाई, 8 आंसर है क्या? 8 इंटीग्रल वैल्यूज आ गई भाई। ठीक है, चेक कर लो भाई, क्या आंसर 8 है? बी आंसर है। ओके, ठीक है, तो कल हम क्या डिस्कस करेंगे? सुबह वाली क्लास है, अभी के बाद कोई क्लास नहीं होगी, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। कितने क्वेश्चन करने हैं? सो वी शैल स्टार्ट विद फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ टीपीपी।
पहले 20 क्वेश्चन टीपीपी के आप ट्राई करोगे, जो भी डाउट्स होगा वो हम कल सुबह डिस्कस करेंगे। और होमवर्क एक्सरसाइज मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं उसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो ढंग के क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो कुछ दम नहीं बचा होमवर्क एक्सरसाइज में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसका मैं वो नहीं बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट की लेट सबमिशन है, मुझे पता है आपका कोई फिजिक्स का एग्जाम है, टेस्ट है, तो आप प्रिपेयर करो, पर 20 क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक सेकंड में पहले स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।